नमस्कार लर्नर्स, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के इस दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने कंपनी के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझा था। आज के इस सत्र में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कंपनी के प्रकार। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक और आपके पड़ोस की एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है? कानूनी रूप से इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में क्यों रखा गया है? एक व्यावसायिक छात्र के रूप में इन भेदों को समझाना या समझना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही वर्गीकरण तय करता है कि किसी कंपनी पर कौन से नियम लागू होंगे और उसके सदस्यों की जिम्मेदारी कितनी होगी। आज हम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के परिप्रेक्ष्य में इन सभी बारीकियों को विस्तार से समझेंगे। किसी भी विषय को शुरू करने से पहले हमें अपने लक्ष्यों का पता होना चाहिए। इस व्याख्यान के अंत तक आप यह समझने में सक्षम होंगे कि कंपनियों का वर्गीकरण किन-किन तरीकों से हो सकता है और हम इन्हें किन-किन तरीकों से पंजीकृत करा सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि सीमित दायित्व का वास्तविक अर्थ क्या है और यह निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आधुनिक युग की एक क्रांतिकारी अवधारणा एक व्यक्ति की कंपनी यानी ओपीसी पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसने उद्यमिता के मायने बदल दिए हैं। अंत में हम सरकारी सूत्रधारी और सहायक कंपनियों के जटिल ढांचे को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। समामेलित कंपनियों में सबसे प्राचीन रूप है शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां। पुराने समय में राजा या रानी के आदेश से ऐसी कंपनियां बनती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की वर्तमान कानूनी व्यवस्था में अब इस प्रकार की नई कंपनियां नहीं बनती हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की। तो स्टैट्यूटरी कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो वैधानिक कंपनियां होती हैं या स्टैट्यूटरी कंपनियां होती हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी। ये कंपनियां सामान्य कंपनी अधिनियम से नहीं बल्कि संसद के एक विशेष कानून से चलती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, इन कंपनियों को अलग अलग कानून बनाकर क्यों स्थापित किया गया है? उत्तर सरल है, क्योंकि इनके कार्य राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और इन्हें विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हें अपने नाम के साथ लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जनता का इन पर भरोसा इनके विशेष अधिनियम से ही आ जाता है। समामेलन के आधार पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है पंजीकृत कंपनियां। आज आप बाजार में जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां देखते हैं, उनमें से 99% इसी श्रेणी में आती हैं। इनका जन्म भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले के अधिनियमों के तहत रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराने से होता है। समामेलन के इस भाग को समाप्त करने से पहले आइए एक त्वरित दोहराव करते हैं। हमने देखा कि कंपनियां या तो बिना पंजीकरण के हो सकती हैं, जो सीमित संख्या तक ही वैध है, या फिर राजा के चार्टर, संसद के कानून या सामान्य कंपनी अधिनियम द्वारा पंजीकृत हो सकती हैं। क्या आप तैयार हैं अगले सबसे रोमांचक वर्गीकरण दायित्व को समझने के लिए? क्योंकि यह वही बिंदु है जहां एक निवेशक का भविष्य सुरक्षित होता है। लर्नर्स, दायित्व शब्द का अर्थ है कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी। व्यापार में जोखिम होता है और यदि व्यापार डूब जाए तो उसका कर्ज कौन चुकाएगा? इसी आधार पर कंपनियों को बांटा गया है। सबसे लोकप्रिय है सीमित दायित्व। इसका मतलब है कि यदि आपने कंपनी में 1,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं और आपने 800 रुपए दे दिए हैं, तो कंपनी के डूबने पर आपसे केवल बचे हुए 200 रुपए ही मांगे जा सकते हैं। आपकी निजी संपत्ति जैसे आपका घर या कार पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आपको नहीं लगता कि यह निवेशकों के लिए बहुत बड़ा वरदान है? इसी सुरक्षा के कारण लोग निडर होकर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में आपका दायित्व केवल आपके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि दैट मीन्स अनपेड अमाउंट तक होता है। यह सबसे सामान्य प्रकार है, लेकिन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी थोड़ी अलग होती है। यहाँ सदस्य अंश नहीं खरीदते बल्कि एक वचन देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कंपनी बंद या लिक्विडेट होती है तो मैं इतनी राशि का भुगतान करूंगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है,
गारंटी की यह राशि कब मांगी जा सकती है? क्या कंपनी के चलते हुए इसे मांगा जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। यह राशि केवल कंपनी के समापन वाइंडिंग अप के समय ही मांगी जा सकती है। ऐसी कंपनियां अक्सर व्यापार के लिए नहीं बल्कि कला विज्ञान या धर्म के प्रचार के लिए बनाई जाती है। अब बात करते हैं उस प्रकार की जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, असीमित दायित्व वाली कंपनी। इसमें सदस्यों का जोखिम ठीक वैसा ही होता है जैसा एक साझेदारी फर्म पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। यदि कंपनी के पास अपने ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो लेनदारों की संपत्ति तक निजी संपत्ति तक पहुंच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीमित दायित्व का विकल्प मौजूद है तो कोई असीमित दायित्व वाली कंपनी क्यों बनाएगा? वास्तव में ऐसी कंपनियां बहुत दुर्लभ है और केवल कुछ विशेष व्यापारिक उद्देश्यों या आपसी विश्वास के उच्च स्तर वाले संगठनों में ही यह पाई जाती है। आपकी स्क्रीन पर एक तालिका है जो इन तीनों के अंतर को स्पष्ट करती है। ध्यान से देखिए, जहां अंशों द्वारा सीमित कंपनी हमेशा अंश पूंजी वाली होती है, वहीं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी बिना अंश पूंजी के भी हो सकती है। एक और मुख्य अंतर है नाम का। सीमित कंपनियों को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है, लेकिन असीमित कंपनियों के लिए यह आवश्यक नहीं है। यहाँ अनुभाग सेक्शन का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। हमने समझा कि दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। सीमित दायित्व अंशों पर आधारित हो सकता है या दी गई गारंटी पर। यह वर्गीकरण ही निवेशक के जोखिम की सीमा तय करता है। चलिए अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है सदस्यों की संख्या। यह वर्गीकरण एक लर्नर के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक है। जब भी आप किसी कंपनी का नाम पढ़ते हैं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वह सार्वजनिक है या निजी। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच मुख्य दीवार क्या है? वह दीवार है जनता का आमंत्रण। एक सार्वजनिक कंपनी बाजार में जाकर किसी से भी पैसा मांग सकती है, जबकि एक निजी कंपनी केवल अपने परिचितों या बंद दायरे में ही पूंजी जुटा सकती है। आइए सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी के नियमों को विस्तार से देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी वह है जो प्राइवेट नहीं है। इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन क्या इसकी कोई ऊपरी सीमा है? बिल्कुल नहीं। इनमें लाखों करोड़ों शेयरधारक हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अंशों का हस्तांतरण। यदि आपके पास किसी सार्वजनिक कंपनी के शेयर हैं, तो आप अपने शेयर जब चाहे बाजार में बेच सकते हैं। शेयर बाजार में कंपनी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन सावधान, यदि किसी सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाए और वह फिर भी 6 महीने से अधिक व्यापार करती रहे, तो बचे हुए सदस्यों का दायित्व असीमित हो जाएगा। कानून कहता है कि आपको अपनी न्यूनतम संख्या बनाए रखनी है। निजी कंपनी एक बंद परिवार की तरह होती है। इसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रहे, इन 200 सदस्यों में कंपनी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को नहीं गिना जाता, जो शेयरधारक भी हैं। यहाँ प्रतिबंध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को, जैसे पब्लिक कंपनी में बेचा जा सकता है, वैसे नहीं बेच सकते। आपको अन्य सदस्यों की सहमति लेनी होगी। आप अखबार में विज्ञापन देकर जनता से पैसे भी नहीं मंगा सकते। प्रश्न उठता है, फिर लोग निजी कंपनी बनाते ही क्यों हैं? उत्तर है नियंत्रण के लिए। निजी कंपनी में बाहरी हस्तक्षेप कम होता है और गोपनीयता बनी होती है। अब हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसने छोटे उद्यमियों के लिए क्रांति ला दी। एक व्यक्ति की कंपनी, वन पर्सन कंपनी या ओपीसी। 2013 से पहले यदि आपको कंपनी बनानी होती थी तो आपको कम से कम एक और साथी ढूंढना ही पड़ता था। लेकिन अब आप अकेले ही अपनी कंपनी के राजा हो सकते हैं। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अकेले व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी वाली सीमित दायित्व की सुरक्षा भी चाहते हैं। लेकिन अकेला होना बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। इसके लिए कानून ने नामांकन, दैट मीन्स नॉमिनेशन का एक विशेष प्रावधान बनाया है। क्या कोई भी ओपीसी बना सकता है? नहीं। इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें हैं। पहला, वह व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए, यानी कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था ओपीसी नहीं खोल सकती। दूसरा, उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारत का निवासी होना चाहिए। निवासी का मतलब है कि वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा है। साथ ही एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही ओपीसी का समामेलन करा सकता है।
आप 10 अलग-अलग ओपीसी खोलकर नहीं बैठ सकते। इसके अलावा ओपीसी का उपयोग वित्तीय निवेश या सट्टेबाजी जैसे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। ओपीसी हमेशा के लिए ओपीसी नहीं बनी रह सकती। उसका व्यापार जब बहुत बड़ा हो जाए, तब कानून यह कहता है कि यदि कंपनी की चुकता पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाए या आपका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए को पार कर जाए, तो आप इसे एक सामान्य या निजी कंपनी में बदल सकते हैं, जो कि आदेशात्मक होता है। दैट मीन्स आपको इसे सार्वजनिक या निजी कंपनी में बदलना ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यापार इतना बड़ा हो जाता है, तो कानून मानता है कि अब इसमें अधिक पारदर्शिता और अधिक सदस्यों की आवश्यकता है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना और रोजाना की देरी पर 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। यहाँ इस भाग का पुनरावलोकन करते हैं। हमने सार्वजनिक, निजी और एक व्यक्ति की कंपनी के बीच महीन अंतर को समझा। यह सदस्यों की संख्या और पूंजी की सीमाओं का खेल है। स्वामित्व के आधार पर सबसे प्रमुख है सरकारी कंपनी। बहुत से लर्नर्स भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सरकारी कंपनी का मतलब 100% या 100% सरकारी व्यवसाय स्वामित्व है? आंसर है नहीं। यदि किसी कंपनी की 51% या उससे अधिक की शेयर पूंजी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या दोनों के पास मिलाकर है, तो वह सरकारी कंपनी कहलाएगी। इसका मतलब है कि बाकी के 49% निजी लोग हो सकते हैं, फिर भी नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा। इसका उदाहरण है कोल इंडिया और सेल जैसी कंपनियां। क्या आप जानते हैं कि सरकारी कंपनी के ऑडिट के नियम सामान्य कंपनियों से बहुत अलग और सख्त होते हैं? अक्सर बड़े कॉर्पोरेट घरानों में माँ-बेटी जैसा रिश्ता होता है, जिसे हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। यदि कंपनी ए कंपनी बी के 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है, तो ए बन जाएगी सूत्रधारी होल्डिंग और बी बन जाएगी उसकी सहायक सब्सिडरी। यह रिश्ता केवल शेयर धारकों से नहीं, बल्कि नियंत्रण से भी होता है। यदि कंपनी ए के पास इतनी ताकत है कि वह बी कंपनी के अधिकांश डायरेक्टरों को नियुक्त कर सके या हटा सके, तो वह भी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। यह संरचना बड़े व्यापारिक साम्राज्यों को प्रबंधित करने के लिए मदद करती है। लर्नर्स, आज हमने कंपनी के प्रकारों का एक विस्तृत सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे समावेलन के आधार पर कंपनियां वैधानिक और पंजीकृत होती हैं। हमने यह भी समझा कि सीमित दायित्व ही नींव है जिस पर आधुनिक कॉर्पोरेट जगत खड़ा हुआ है। निजी, सार्वजनिक और ओपीसी के भेदों को जानकर आप यह समझ सकते हैं कि किसी व्यापार के लिए कौन-सा ढांचा सही रहेगा। छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित होते राज्य में जहां औद्योगिक नवाचार बढ़ता जा रहा है, इन कानूनी श्रेणियों की जानकारी होना आपके भविष्य के लिए करियर में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आशा करती हूँ कि अब कंपनी के प्रकार से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, तो आप उसे तार्किक और कानूनी रूप से स्पष्ट कर सकेंगे। निरंतर पढ़ते रहिए और व्यावसायिक बारीकियों को समझते रहिए। धन्यवाद।